10 गो चैप्टर। तो एक बार खत्म कर दीजिए। जो आज आप लोग विषय सूची देख रहे हैं, हम लोग ये अर्थ व्यवस्था को पढ़ेंगे और यह नोट्स है, एरुटेरिया का नोट्स है। इसमें जो अध्याय दिए गए हैं और ये बीपीएससी के लिए काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का परिचय, उसके बाद राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन को पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना के बारे में भी पढ़ा जाएगा, मुद्रास्फीति को हम लोग देखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग को भी देखा जाएगा, भारत में वैदेशिक क्षेत्र इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो इस वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण, यह हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा जो बजट होता है, बजट, इसे हम लोग बजट, दो चीज़ों को पढ़ना है। और ये सभी बिहार के संदर्भ में भी और केंद्र के संदर्भ में भी ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि अर्थ शास्त्र और अर्थव्यवस्था का जो पूरा जो हम लोगों का पढ़ना है बीपीएससी में, वो पूरा हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए इसी कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं और ये पहला वीडियो है आज का। तो सबसे पहला अध्याय हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का परिचय। इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के प्रकार, जैसा कि ऊपर ही मैंने बात किया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो पहले परिचय हम लोग देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में इनकी जो पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। और उनकी कौन सी पुस्तक थी? द वेल्थ ऑफ नेशन, और 1776 में प्रकाशित पुस्तक थी। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये आप समझे, सीमित साधन हमारे पास है और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक, हाँ, कुछ ही साधन है, बहुत सारा हमको काम को पूरा करना है। तो क्या है ना कि अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। हाँ, जैसा कि नाम में ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित, जैसे कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक फर्म के बारे में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बृहत स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। जैसे रोजगार हो गया, रोजगार कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, वो समूचे अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो रोजगार हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, हाँ, बजट हो गया, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाजार में कीमतों से निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होगा तो उससे संबंधित है। और समष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक हैं उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक है संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत।
राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति, सरकारी बजट, मुद्रा की आपूर्ति एवं साख सृजन, विनिमय दर और भुगतान संतुलन। अब इस संदर्भ में हम लोग देखें कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा, तो अर्थव्यवस्था परस्पर संबंधित उत्पादन और उपभोग गतिविधियों का एक बड़ा समूह है जो यह निर्धारित करने में सुविधा प्रदान करता है कि दुर्लभ संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाता है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और खपत का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर रहने और संचालन करने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसे आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था और उनके क्षेत्र। तो ये तो पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र। अभी तक हम लोगों ने तो 3 पढ़ा होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन चतुर्थक आधुनिक अर्थव्यवस्था के हिसाब से यह 2 क्षेत्र जो है आपको दिखाए गए यहाँ पर। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगर जैसे कृषि, इसीलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में गिना जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र कौन से हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के जीवीए में जो मूल्यवर्धन है, सकल मूल्यवर्धन, तो में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? वित्तीय वर्ष 24-25 में अगर देखें तो 19.62% है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीवीए में। आगे बढ़ते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को देखें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि के कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियां शामिल है, जैसे विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, गैस हो गया, जल एवं विद्युत आपूर्ति हो गया, खनन हो गया। ठीक है, नोट में देखें तो ये ऊपर में जो 19.62% ये जीवीए में किसका योगदान था? प्राथमिक क्षेत्र का। तो द्वितीय क्षेत्र में कितना है? 27.62% है 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत, हाँ ये 24-25 के अनुसार, और भारत के जीवीए के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र में देखें तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का हस्तांतरण किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं, जैसे व्यापार हो गया, होटल तथा रेस्तरां हो गया, परिवहन, संचार तथा भंडारण, वित्तीय सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, अन्य सेवा, ये सभी क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भारत के जीवीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है? 55.34%। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे कि 19.62% ये है प्राथमिक क्षेत्र में जीवीए का योगदान। जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.62% है। इसी प्रकार से जीवीए में 55.34% जो है वो तृतीय क्षेत्र के हैं। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र के 55.34% अनुमानित है, और 27.62% क्या है? ये है द्वितीय क्षेत्र के, ये है द्वितीय क्षेत्र के। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग देखें कि चतुर्थ क्षेत्र कौन सा है। तो चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है। इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। चतुर्थक क्षेत्र में से संबंधित गतिविधियों में मुख्य रूप से सूचनाओं का संग्रह करना,
सूचनाओं का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना इत्यादि ये शामिल है। ठीक है, तो अभी तक जो बजट पेश किया जाता है इसमें चतुर्थक क्षेत्र का तो जिक्र नहीं होता है, लेकिन यह धीरे धीरे अभी नई संकल्पना है, तो इसे धीरे धीरे विकसित किया जाएगा और इसे हम लोग बाद में और देखेंगे इसे बृहत स्तर पर। पंचक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक होता है वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, वाइट कॉलर जॉब, एक होता है ब्लू कॉलर जॉब, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब, और इसमें है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल शामिल किया जाता है, जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। ये अपने से संबंधित क्षेत्रों के नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए नए विचारों, तकनीकों, शोध एवं अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। इसमें मुख्यतया उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों, कंपनियों एवं व्यवसायों के उच्च प्रबंधकों, शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों, वित्तीय प्रबंधकों, कानूनी सलाहकारों इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि कितने क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे भी हम लोग देखेंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखिए, तो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर इसे इस प्रकार से बांटा गया है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर इस प्रकार से बांटा गया है, और शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकारों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को भारत की नहीं मतलब पूरे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जी। तो राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया जाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से होता है। ठीक है, कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है, इसलिए यहाँ उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ठीक है, और राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है या आंशिक नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, इसलिए यहाँ उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है। ठीक है, यहाँ उपभोक्ता के मिजाज के हिसाब से या उपभोक्ता के पसंद के हिसाब का ध्यान उस तरह से नहीं रखा जाता है जो हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें राज्य को कितना फ़ायदा होगा और अधिकांश समाज में लोगों को किस प्रकार से समानता का भाव पैदा होगा। तो ये सभी बातें समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। हालांकि अभी हम लोग तर्क वितर्क नहीं करेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है या समाजवादी। ठीक है, वो गहरा विषय है, इस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरी अर्थव्यवस्था क्या है कि मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार द्वारा जो विनियामक की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। भारत जैसे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है, तो आप देखते हैं कि बाजारी नियंत्रण, बाज़ारों पर कितना ज़्यादा नियंत्रण करने के लिए कितनी रेगुलेटिंग बॉडी बनाई गई है। यही कारण है कि भारत जैसे देशों में कई प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी जो है बनाई जाती है। इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। दोनों को लाभ देखना है, इसमें सामाजिक कल्याण को भी देखना है और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की भी, ताकि देश जो है वह अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी होती रहे। तो यह अपनी अपनी सिद्धांतों के अनुसार और अपने अपने जो देश के जो इतिहास होते हैं उसके अनुसार अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो पूंजीवादी में आप देखते होंगे कि अमेरिका जैसे देश और कई यूरोपीय देश जो हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं,
समाजवादी में रूस और चीन जैसे देश शामिल है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत जैसे देश हैं जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ की है। अब विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और हम लोग अल्प विकसित अर्थव्यवस्था भी देखते हैं, अंडर डेवलप। तो विकसित अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय है वह $12,695 या उससे अधिक हो जाए तो इसे विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान, ये सभी क्या है, तो ये सभी विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। आप ये जो आंकड़े हैं याद रखें, $12,695, ठीक है। $12,695 या उससे अधिक जो कमाने वाले अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अगर $12,695 या उससे अधिक हुई तो यह विकसित अर्थव्यवस्था के प्रमाण है। आगे है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें इसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्था शामिल है जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार इसकी दो उपश्रेणियां हैं, निम्न मध्यम आय वर्ग वाली और उच्च मध्यम आय वर्ग वाली, ठीक है। तो $1,046 से $4,096, याद रखें, $1,046 से $4,096 तक अगर सीमा अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो वह निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था में गिना जाएगा। और जहां पर $4,096 से लेकर के $12,695 के बीच अगर है तो उसे उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कही जाएगी। क्या? तो प्रति व्यक्ति सकल, याद रखें, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इसकी जो सीमा है वो इस प्रकार से है, ठीक है। और अल्प विकसित में क्या देखेंगे, तो जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विश्व बैंक के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,046 या इससे कम होती है उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। आप यह सीमा देख लें कि 1,046, 4,095 और 12,695। अगर 1,046 से अगर कम है, अल्प विकसित 1,046 अगर डॉलर से कम है तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कहा जाएगा, ठीक है। ये अल्प विकसित में कहा जाएगा। विकासशील में क्या होगा, तो विकासशील में भी दो कैटेगरी है। एक निम्न मध्यम में है, तो क्या देखते हैं कि जहाँ पर 1,046 से लेके और 4,095 इसके बीच अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो यह निम्न मध्यम है। और $12,695 और 4,095 या 96 कह सकते हैं, इसके बीच अगर है तो यह उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था है। और 12,695 से अगर अधिक है तो यह क्या होगी, यह विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में आएगी। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अगर इतना है तो यह विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब हम लोग एक और है अर्थव्यवस्था के प्रकार में देखें तो शेष विश्व के साथ किसी भी अर्थव्यवस्था के क्या संबंध है उसके अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो एक तो खुली अर्थव्यवस्था होती है और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये क्या है कि खुली अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र होती है। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी आयात और निर्यात एकदम जीरो हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। GNP बराबर GDP है ना, ऐसा तो ये तो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बंद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, अर्थात ये अर्थव्यवस्थाएं विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है और आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। देखिए इकोनॉमी जो विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इससे आप समझ के पढ़ें
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली बात नहीं है। इस सबसे खास बात इसकी है, हम लोग देखें कि आर्थिक समृद्धि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो आर्थिक समृद्धि को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है। ठीक है, आप देखें, वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि की माप राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि के रूप में की जाती है, न कि केवल मौद्रिक आय अथवा सांकेतिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में। दूसरे शब्दों में, वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में वृद्धि के रूप में होनी चाहिए, केवल विद्यमान वस्तु की बाजार कीमतों से नहीं। ठीक है, क्या होनी चाहिए? वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। ये क्या होती है? ये आर्थिक समृद्धि कहलाती है। ऐसा नहीं कि केवल बाजार कीमत के अनुसार अगर मौद्रिक मूल्य बढ़ रहा है तो आर्थिक समृद्धि होगी, नहीं, वृद्धि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए, तो यह आर्थिक समृद्धि कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि आर्थिक समृद्धि यह केवल एक आंकड़े हैं। इसमें आप जब आगे पढ़िएगा, जब आर्थिक विकास हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आर्थिक विकास को समाज के भौतिक कल्याण में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझ में आया? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो कि भौतिक उन्नति में योगदान देते हैं। ठीक है, इनमें बनावट, इसमें क्या होता है? बनावट, प्रौद्योगिकी, कौशल तथा कार्य कुशलता, जीवन स्तर में सुधार, अच्छी शिक्षा प्रणाली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आदि शामिल होती है। ठीक है, एक तरफ जहां आर्थिक समृद्धि में केवल आपने क्या देखा कि वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, या उसकी कीमतें, ये सब देखा आपने। लेकिन आर्थिक विकास में क्या देखा कि यहाँ के जीवन स्तर, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, यहाँ के लोगों का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सब को भी आंका जाता है। तो ये आर्थिक विकास के अंतर्गत ये सभी आते हैं। आर्थिक विकास में आय के समान वितरण की अधिकतम सुनिश्चितता, रोजगार के अवसरों का अधिकाधिक सृजन करना एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में ये मौलिक अंतर यही है। आप अंतर देखें तो क्या होता है, देखिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर देखें तो पहले फैक्टर देख लेते हैं। तो आर्थिक विकास का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात में, मतलब केवल मौद्रिक मूल्यों का उत्तरोत्तर वृद्धि से है आर्थिक समृद्धि में। और आर्थिक विकास के कारक कौन से हैं? आर्थिक विकास का संबंध मानव पूंजी में वृद्धि होना है, असमानता में कमी होना है और संरचनात्मक परिवर्तनों से है, जिसमें लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो आर्थिक विकास का सीधा संबंध लोगों की गुणवत्ता से है, लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता से है, जबकि आर्थिक समृद्धि का सीधा संबंध वो आंकड़े हैं जो बजट के दौरान पेश किए जाते हैं। तो वो आर्थिक समृद्धि के पैरामीटर है। हालांकि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। यह भी देखा गया है कि जहाँ किसी भी राष्ट्र में आर्थिक विकास अगर अच्छी होगी तो आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिलती है। लोग खुशहाल होंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ आर्थिक समृद्धि भी देखी जाएगी। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि जहाँ होगी तो लोगों का विकास अच्छा होगा, वो भी देखा जाता है। तो ये बाद की बात है, अभी हम लोग कारक पर चर्चा करते हैं। माप की बात करें तो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक कारक है। ठीक है, जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के तौर पर मापी जाती है। ठीक है, जैसे जीडीपी में वृद्धि हुआ, पर कैपिटा इनकम हो गया, ये सब में वृद्धि, इसके द्वारा हम आर्थिक समृद्धि की माप करते हैं। आर्थिक विकास की माप किसे की जाती है? तो इसके लिए गुणात्मक माप किया, जैसे कि HDI मानव विकास सूचकांक हो गया, साक्षरता दर हो गया, वैश्विक भूख सूचकांक हो गया, वैश्विक खुशहाली सूचकांक होगा, ये सभी आर्थिक विकास के पैरामीटर हैं। ठीक है, प्रभाव की बात करें तो आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। मात्रात्मक परिवर्तन, ये बहुत अच्छी बात है कि मात्रात्मक परिवर्तन को अगर मापना है तो हम आर्थिक समृद्धि को देखेंगे। और आर्थिक विकास क्या मापता है? गुणात्मक परिवर्तन को भी देखता है। तो मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन हो तो यह आर्थिक विकास कहलाता है। और प्रासंगिकता की बात की जाए तो आर्थिक समृद्धि सकल घरेलू उत्पाद अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर प्रकाश डालती है। ठीक है, और आर्थिक विकास किसी अर्थव्यवस्था में जीवन की गुणवत्ता की उन्नति को प्रतिबिंबित करती है।
ठीक है, तो ये प्रासंगिकता है। ठीक है, अवधारणा की बात करें तो यह एक संकीर्ण अवधारणा है कि किसी भी राष्ट्र की मौद्रिक वैल्यू बढ़ रही है, वस्तु और सेवा अधिक उत्पादन हो रहा है, वहाँ का जीडीपी बढ़ रहा है, ये सभी एक संकीर्ण अवधारणा है। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है कि भले आप कितना जीडीपी बढ़ रहा है, कितने नंबर पर हैं आप, उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर क्या है। तो बड़ा काफ़ी व्यापक अवधारणा है। समयावधि की बात करें तो यह एक अल्पकालीन प्रक्रिया है एवं निश्चित समयावधि के लिए होता है, होने वाला परिवर्तन है, और यह दीर्घकालीन एवं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये है। और प्रक्रिया का स्वरूप देखें तो यह स्वचालित प्रक्रिया है और यह निर्देशित प्रक्रिया है। ठीक है, यह ऑटोमेटिक चलने वाली प्रक्रिया है और यह है निर्देशित। जब तक आप एक सिस्टम बना करके आप किसी भी देश में एक नियोजन, जैसे कि नीति आयोग है या योजना आयोग है, इस प्रकार से जब तक नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो। तो ये एक निर्देशित प्रक्रिया है। और क्या है कि जीडीपी में विकास होना, या तो ये स्वचालित प्रक्रिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन ही हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कई ऐसे देश हैं जो जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन इतनी है कि वहाँ के लोग ऑटोमेटिक खुशहाल होते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, हाँ, लेकिन ऐसे उदाहरण जरूर मिलते हैं जहाँ प्राकृतिक, आगे हम लोग बात करेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, क्षेत्र और मिट्टी गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज और तेल संसाधन, अच्छी जलवायु, अच्छी नदी प्रणाली, ये सभी है। आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं गुणवत्ता युक्त होना अनिवार्य है, लेकिन अच्छे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, आप जापान को देख सकते हैं, वहाँ प्राकृतिक संसाधन के नाम पर कुछ नहीं है, फिर भी देश आगे बढ़ रहा है। पूंजी निर्माण की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के लिए आय का एक बड़ा अंश बचाकर पुनः निवेश किया जाता है, तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है। ये पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचतों को पूंजीगत वस्तुओं जैसे संयंत्रों, भूमि, मशीनों के निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। देश की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है तथा देश में वस्तुओं और सेवाओं के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता है। पूंजी उत्पाद अनुपात, ठीक है, उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पादन अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि 1 इकाई उत्पादन पर पूंजी की 3 इकाई लगे तो कहा जाता है कि पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, 3:1 है। ठीक है, कृषि का विक्रय अधिशेष, ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कृषि का विक्रय अधिशेष में वृद्धि। इस कृषि के विक्रय योग्य अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्रों के लोगों का गुजर बसर होता है। अगर अधिशेष उत्पादन नहीं हो तो गांव के लोग अगर गांव में ही रह करके और पूरे के पूरे अपना मतलब जो भी उत्पादन कर रहे हैं अगर उसका उपभोग कर ले तो फिर शहर का विकास ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। औद्योगिकरण की तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिकरण की दर भी उच्च होनी चाहिए। जैसे जैसे किसी देश में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे रोजगार के नए नए अवसर का सृजन होता है और उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती रहेगी। इसी के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होती रहेगी। तो इसलिए औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर आवश्यक है आर्थिक समृद्धि के लिए। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र में भारत का सकल घरेलू संवर्धन जो क्या है जीवीए वो कितना है, वो 53.3% है, योगदान दे रहा है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन भी होता है एवं इससे सकल घरेलू उत्पाद में भी लगातार बढ़ोतरी होती है। इसके बाद है तकनीकी उन्नति। आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने के लिए तकनीकी उन्नति अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। अच्छी तकनीकों का प्रयोग
से दिए गए संसाधनों की सहायता से अधिक उत्पादन करना अथवा संसाधनों की कम मात्रा से ही पर्याप्त उत्पादन करना संभव हो जाता है। तकनीकी उन्नति प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करने की योग्यता में सुधार लाती है। आर्थिक प्रणाली, आर्थिक समृद्धि की दर अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर भी निर्भर करती है। आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी क्षेत्र के सहयोग एवं विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है। राजनीतिक कारक भी है कि आर्थिक समृद्धि में राजनीतिक स्थिरता तथा महत्वपूर्ण प्रशासन अनिवार्य एवं सहायक है। मजबूत प्रशासन, हाँ, मजबूत प्रशासन जो है वो अनिवार्य एवं सहायक है। ठीक है। विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की नीति को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से हो गया है। ठीक है। मानव संसाधन, आर्थिक विकास में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव से ही उत्पादन कार्यों के लिए श्रम की उपलब्धता होती है। यदि किसी देश में श्रम शक्ति कार्य कुशल है तो उसका उत्पादन सामर्थ्य निश्चित ही अधिक होगा। तो इसीलिए कई प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारत जैसे देशों में। तो ये है, तो ये सभी कारक हैं किसके लिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला, जिसमें कि क्या हमने देखा, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पाद अनुपात, कृषि का विक्रय अधिशेष, औद्योगिकरण की तीव्र वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, तकनीकी उन्नति, अधिक आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक कारक भी है कि राजनीतिक स्थिरता जो है किसी भी राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि में सहायक होता है। विदेशी व्यापार की स्थिति एवं नीतियाँ, मानव संसाधन, कुशल मानव संसाधन, तो ये है। अब ये है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रकार, कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रही है तो ये किस प्रकार की सुधार है वो हम लोग देखते हैं। जैसे वी शेप्ड रिकवरी, ये क्या है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो डायग्राम बगल में, तो इसमें क्या है कि इस तरह से वी शेप्ड रिकवरी इसे कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार एक प्रकार की आर्थिक मंदी और उसकी रिकवरी से है। ठीक है, जो ग्राफ में वी शेप्ड में प्रदर्शित होता है। वी शेप्ड की वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से सुधार को प्रदर्शित करता है, माने तेजी से गिरा और तेजी से उठा, तो ये है वी शेप्ड रिकवरी। लगातार गिरावट के दौरान किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के चलते होने वाले तीव्र सुधार के प्रदर्शन को वी शेप्ड के ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में होने वाले तीव्र गिरावट के बाद अब जिस तेजी से आर्थिक क्रियाकलाप में सुधार हो रहा है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड का सुधार देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं जेड शेप्ड रिकवरी। यह क्या है, यह सबसे आशावादी परिदृश्य होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है। सामान्य स्थिति में वापसी से पूर्व गिरावट की तुलना में तेजी से वृद्धि होती है, माने गिरती है लेकिन तेजी से वृद्धि होती है, फिर गिरती है, फिर तेजी से वृद्धि। इस प्रकार से ये सबसे आशावादी परिदृश्य होता है। ये जेड शेप्ड रिकवरी है। ये इसमें क्या है, देखिए वी शेप्ड में जेड शेप्ड में अंतर क्या है। वी शेप्ड में है कि तेज़ी से गिरा और तेज़ी से उठ गया, ठीक है, लेकिन जेड शेप्ड में क्या है कि गिरा लेकिन तेज़ी से उठा, फिर थोड़ा गिरा, फिर तेज़ी से उठा। इस प्रकार से जेड शेप्ड रिकवरी है। यू शेप्ड रिकवरी क्या है, यू शेप्ड बहाली में ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था के गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम वृद्धि दर के बाद भी यह धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। आप देखिए इसमें वी शेप्ड में यू शेप्ड में यही अंतर है। वी शेप्ड में तेज़ी से गिरा, तेज़ी से उठा। यू शेप्ड में है कि गिरा और धीरे धीरे से ये रिकवरी करता है, तो ये यू शेप्ड रिकवरी है। डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी क्या है, तो डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी वाली प्रवृत्ति जोखिम युक्त होती है। ये जोखिम से भरा होता है। इसमें वृद्धि दर की गिरावट तथा वृद्धि दोनों होती है। इसमें रिकवरी के पूर्व ही पुनः गिरावट हो जाती है। इस प्रकार इसमें डब्ल्यू शेप्ड का चार्ट बनता है। क्या होता है, अब देखें कि ये जोखिम से भरा होता है। इसमें क्या होता है कि वृद्धि दर में गिरावट तथा वृद्धि दोनों होती रहती है, ठीक है।
एल शेप्ड में देखिए यह सबसे खराब स्थिति है। आप देख रहे हैं कि आप ग्राफ में देखें तो एक समय गिरा, एक समय गिरावट दर्ज हुई और गिरावट के बाद लगातार गिरते चली गई, और यह जो है वो ठीक ढंग से मतलब वो रिकवरी नहीं कर पा रही है। तो एल शेप्ड रिकवरी है, और यह काफ़ी लंबे समय तक होने से क्या है ना, अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे खराब है। हाँ, तो एल शेप्ड रिकवरी सबसे बुरी स्थिति है। अब देखिए इसको जानने के लिए तो सीधा सीधा बात, जब आंकड़े ऊपर जा रहे हो मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, नीचे जा रही हो तो हाँ अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में पहुंच रही है। तो ये है कॉमन बात है। तो एल शेप्ड रिकवरी में क्या है, ये अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद वृद्धि दर निम्न स्तर पर पहुंच जाती है और लंबे समय तक ठीक नहीं होती है। इसमें अर्थव्यवस्था वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी के स्तर को हासिल करने में विफल रहती है। एल आकार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में अस्थायी नुकसान हुआ है। अगर कोई अस्थायी नुकसान हुआ है तभी जाकर इस तरह की बातें हम लोग देखते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। और अंतिम है के शेप्ड रिकवरी। ये क्या है, के शेप्ड रिकवरी क्या है? तो ये के शेप्ड रिकवरी है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण में रिकवरी होती है तो उसे के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी कहते हैं। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान रिकवरी के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, तो के शेप्ड इकोनॉमी रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप में बदल जाते हैं। तो ये है हम लोग का विभिन्न प्रकार के रिकवरी को हम लोग देखा, वी शेप्ड रिकवरी, जेड शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड रिकवरी जो सबसे खराब स्थिति होती है अर्थव्यवस्था की, और के शेप्ड रिकवरी को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, तो हम लोग आगे अब देखेंगे। आज के वीडियो में